हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि किस तरह से हम लोग डिफ्लेक्शंस चेक करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस करने के बाद उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, एक फिगर वाइज में आती है, तो हम लोग कैसे चेक करते हैं कि डिफ्लेक्शंस कहाँ पर हो रहा है और डिफ्लेक्शंस से वो सही है कि नहीं। मतलब आज हम लोग जो चेक करेंगे वो करेंगे डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी लोड। डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी लोड, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी लोड मतलब ग्रेविटी मतलब लोड, वैसी लोड जो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है। तो ग्रेविटी लोड में स्ट्रक्चर में कौन कौन सी लोड आती है? तो एक आती है डेड लोड और सेकंड आती है लाइव लोड। क्लियर? तो आज हम लोग यही देखेंगे कि डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी लोड ये कैसे चेक करते हैं एनालिसिस करने के बाद। उससे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन जब आप आरसीसी स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हो, आरसीसी स्ट्रक्चर्स मतलब क्या हुआ? रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। क्लियर? तो रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स जब आप डिज़ाइन करते हो तो उसमें जो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू होती है ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज स्पैन डिवाइडेड बाई 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस। ये दोनों में जिसकी वैल्यू कम आती है उतना ही डिफ्लेक्शंस अलाउ होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, देखो ये एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर्स है। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर्स का स्पैन क्या हुआ? स्पैन हुआ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इन केस इसकी डिस्टेंस 4 मीटर है, तो 4 मीटर को हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे mm में। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 4000 mm। क्लियर? अब इसकी जब मैंने एनालिसिस की और एनालिसिस करने के बाद इसका जब हम लोग को डिफ्लेक्शंस चेक करना है, डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम लोगों को पता ये है कि डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है? स्पैन बाई 350 और 20 mm। ओके, तो स्पैन कितनी है? स्पैन ये है 4000, तो आपको 4000 डिवाइडेड बाई 350 आपको ये करना है। तो 4000 को जब आप 350 से डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी? तो रुको मैं भी एक बार कैलसी निकाल लेता हूँ, है ना। देखो 4000 डिवाइडेड बाई 350, तो ये आपकी आ रही है जाकर 11.42 mm। क्लियर? और सेकंड क्या? 20 mm। तो मैंने क्या बोलता? विच एवर इज लेस, ये दोनों में विच एवर इज लेस, ये दोनों में जिसकी वैल्यू कम होती है वही डिफ्लेक्शंस की वैल्यू होती है। तो इस स्ट्रक्चर्स में डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 11.42 mm से ज़्यादा डिफ्लेक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर इस इतना तक आ रहा डिफ्लेक्शंस तो हम समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर सेफ है ड्यू टू ग्रेविटी लोड। क्लियर? अगर ज़्यादा आ रही है तो उस कंडीशन क्या करना है आपको? बीम अगर दी हुई हो बीम, तो बीम की साइज़ को इंक्रीज़ करो, साइज़ इंक्रीज़ करके देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपने स्लैब की थिकनेस दी है ज़्यादा, इनकेस अगर स्लैब की थिकनेस आपने 180 mm प्रोवाइड कर दी है टेरिस पर OST में, तो आप रिमूव करके 160 mm पे लाओ, चेक करो एनालिसिस करके फिर से। किसी तरह से भी आपको 11.42 mm पर लेकर आना है। क्लियर? तो इस तरह से ये होती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट, ये चीज़ तो हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ों को आप देखो, ये स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख लो तब आगे समझ में आएगा। मैं एक छोटा सा एक टेरिस लेवल का मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पे एक कॉलम ये है और एक कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, एक कॉलम यहाँ है और एक कॉलम यहाँ पर है। क्लियर? सिर्फ माइंड में रखना कि कॉलम कहाँ पर है, एक कॉलम इधर है और एक कॉलम इधर दिया हुआ और इधर है और इस तरफ है। क्लियर? अब देखो कैसे डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। देखो हमने जब एनालिसिस की स्ट्रक्चर की तो ये जो लेवल वो उसी स्ट्रक्चर्स का था। ठीक है, जो ऊपर वाली जो लेवल है ना, देखो ये जो लेवल है, ये जो लेवल दी हुई है ये OST का है। देखो OST प्लान व्यू में OST मतलब क्या हो गया? OST का मतलब हो गया ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड
वाटर टैंक, मतलब छत के ऊपर जो आप वाटर टैंक देते हो वो होता है ओवरहेड वाटर टैंक। क्लियर? तो ये है। इसी स्ट्रक्चर्स के नीचे क्या है, ये टेरिस लेवल का प्लान है। क्लियर? जिसको मैंने एनालिसिस की है, इसी स्ट्रक्चर्स को मैंने एनालिसिस की है। एनालिसिस करने के बाद देखो, जब एनालिसिस करोगे तो इस तरह का कलर आता है। तो बीइंग ए नॉर्मल पर्सन इसको देख के क्या समझोगे, एक कोई नॉर्मल आदमी जब इसे देखेगा तो क्या समझेगा कि एक, चलो एक कलर है, अलग अलग तरह का कलर, कंट्रोल लाइन है, उस तरह का अलग अलग कलर है। लेकिन इफ़ यू आर ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सो यू नो द वैल्यू ऑफ दिस कलर। ओके? क्योंकि क्या होता है, देखो इसी कलर से ही हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स की डिफ्लेक्शंस चेक करते हैं कि कहाँ पर डिफ्लेक्शंस आ रही है। ओके? तो इस कलर को आपने देख लिया। देखो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू क्या दी हुई, यहाँ पर देखो, इस जगह पे चेक करो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू। डिफ्लेक्शंस इस स्ट्रक्चर की जब मैंने एनालिसिस की है तो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू क्या आ रही है, देखो एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम है। तो हमेशा डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, वो मिनिमम लेके चलते हैं, क्योंकि देखो निगेटिव है ना, तो डाउनवर्ड एक्ट होता है। तो इसीलिए हमेशा डिफ्लेक्शंस की वैल्यू एनालिसिस में हम लोग मिनिमम वैल्यू लेकर चलते हैं। जो यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे जो मिनिमम है इसको, तो कितनी आ रही है 29.97, मतलब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शंस आ रही है वो 29.977 mm आ रही है। क्लियर? ये आपकी डिफ्लेक्शंस है। अब हमें चेक करना है कि ये जो डिफ्लेक्शंस आ रही है वो कहाँ पर आ रही है, स्ट्रक्चर से किस जगह पर आ रहा है। ठीक है? तो इसे हम लोग देखते हैं। तो देखो मैंने तो सिर्फ टेरिस लेवल लिया है, सिर्फ दिखाने के लिए। आपको बॉटम से चेक करना पड़ेगा। तो बॉटम से जब मैंने चेक किया तो नहीं आया था, सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स को मैं लेके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको कलर देखना है। ठीक है? ये देखो, जो कलर देख रहे हो ना, यही। तो कितनी आ रही, 29.97 mm का आ रहा है। और किस कलर में डिफ्लेक्शंस हो रही है, देखो ये कलर है, ये कलर। तो यहाँ पे देखो कि ये कलर कहीं पर है, ये कलर किसी भी जगह पे देखो, ये इस तरह का कलर नहीं एक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो मतलब हम समझेंगे कि इस जगह पे डिफ्लेक्शंस नहीं हो रही है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट चेक करेंगे ऊपर वाली लेवल पर। देखो, तो जब हम ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं, अब ये मैं आ गया टेरिस के लेवल, ये टेरिस की लेवल थी। कौन सी लेवल, इसी की। देखो ये जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था, ये इसी का जब एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने के बाद इस तरह की आती है। देखो ये इस तरह का बनकर आया। ठीक है? तो देखो ये कलर है ना, अब देखो ये कलर कहाँ पर है, इस जगह पर है। तो मतलब है कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शंस आ रही है वो इसी जगह पर आ रही है, टेरिस लेवल पर। पूरे स्ट्रक्चर्स की जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस आ रही है वो इसी जगह पर आ रही है। अब इसको हमको चेक करना है कि इस जगह पर कहाँ पर आ रही है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो हमको 1 बाय 1 चेक करना है कि किस जगह पर ये 29.97 mm डिफ्लेक्शंस आ रही है। तो ये तो समझ गया आपने, देख लिया कि इस जगह पे डिफ्लेक्शन आ रही है। अब हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो देखो ये यहाँ पर आप जाओगे, जाने के बाद माउस को ले जाना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया माउस, यहाँ पे मैंने क्लिक किया माउस। देखो तो यहाँ पे हमेशा जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू ली जाती है सिर्फ यूजेड की वैल्यू ली जाती है। यही यूजेड की वैल्यू जो होती है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्लियर? तो देखो यूजेड, क्योंकि यूजेड क्या है, ई टैब में जो हाइट होती है ना वो जेड डायरेक्शन से शो करती है। क्योंकि यहाँ पर ई टैब में ये एक्स डायरेक्शंस हो जाता है और ये वाई डायरेक्शंस हो जाता है, और हाइट जो होती है उसे हम लोग जेड लेके चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ यूजेड की वैल्यू लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? वही डिफ्लेक्शंस होता है। तो देखो यहाँ पे यूजेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 12.555। क्लियर? इस जगह पर, इस पॉइंट पर। लेकिन हमें लाना यूजेड, लेकिन डिफ्लेक्शंस कितनी है ये देखो, देखो डिफ्लेक्शंस कितनी आ रही है आपकी 29.977। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर आपकी डिफ्लेक्शंस नहीं होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट चलो। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देखा, इस पॉइंट को। तो यहाँ पे भी यूजेड की वैल्यू कितनी आ रही थी 8.865। इसका मतलब कि यहाँ पे भी नहीं हो रही है, इसे भी नहीं लेंगे। थर्ड में हमने इस पॉइंट पे चेक किया जहाँ पर ये कलर आ रहा है। तो देखो जब कलर आया तो क्या आ गया, यूजेड की वैल्यू कितनी आई 29.977 आया ना। तो मतलब हमें पता चल गया कि इस जगह पर डिफ्लेक्शंस हो रही है, इस पॉइंट पर। देखो 29.977 है, यहाँ पे देखो वैल्यू वही आ रही थी ना,
देखो 29.977। ओके, तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शंस स्ट्रक्चर में आ रही है वो इस पॉइंट पर आ रही है। क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि इस जगह पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस आ रही है इस पॉइंट पर। तो अब इस पॉइंट के नज़दीक में जो दो कॉलम है उसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के नज़दीक में दो कॉलम कौन सी थी, एक कॉलम इधर है और एक कॉलम यही दोनों नज़दीक में है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग यूजेड की वैल्यू देखते हैं और यहाँ पर हम लोग यूजेड की वैल्यू देखते हैं। ये दोनों में जिसमें यूजेड की वैल्यू कम रहती है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो पहले हमने इसलिए आपको दिखाया था ऊपर वाला, ये क्यों दिखाया था हमने, जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया, आपको याद होगा कि देखो इस जगह पर है ना, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, तो इसलिए मैंने दिखाया था कि इस जगह दो पे जगह पे कॉलम है। तो इस जगह पे अगर डिफ्लेक्शंस आ रही है तो नज़दीक में यही दोनों कॉलम है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वैल्यू, और वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, देखो। क्लियर। तो इस जगह पर जो है हम देखते हैं यूजेड की वैल्यू कितनी आ रही है। तो इस जगह पर यूजेड की वैल्यू कितनी आ रही थी, देखो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो यहाँ पर यूजेड की वैल्यू कितनी आ रही थी, यूजेड की वैल्यू वो आ रही थी 12.555, यही आ रही थी ना। क्लियर। इस पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट पे कितनी आ रही थी, 8.865। तो दोनों में यूजेड की वैल्यू किस में कम है, इस जगह पर है। तो मतलब इस कॉलम के यूजेड को आपको कंसीडर करना। आप कैसे क्या कंसीडर करोगे, कैसे, तो देखो यहाँ पर यूजेड की वैल्यू डिफ्लेक्शन कितनी आ रही थी, 29.977 माइनस आप कर दोगे 8.865, 8.865। क्लियर। अब इसे आपको माइनस कर देना है। अब माइनस करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है, तो 29.977 माइनस 8.865, तो ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 21.112 mm। क्लियर। समझ में आ गया। तो 21.112 mm आ गई। अब पूरे स्ट्रक्चर की स्पैन कितनी है, सिर्फ ये ऊपर की स्पैन नहीं लेनी है, पूरी स्ट्रक्चर की लेनी है। याद रखना पूरी स्ट्रक्चर क्या है, पूरा स्ट्रक्चर आपका ये है, देखो ये है पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये पूरी स्पैन की वैल्यू आपको लेनी है। अब स्पैन की वैल्यू जितनी भी आ रही है, ठीक है, तो इन केस अगर स्पैन की वैल्यू आपकी है यहाँ पर ये 26 मीटर है, ठीक है, और ये आई थिंक मैंने मेज़र किया था तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है 25 मीटर आई थिंक, नहीं सॉरी 25 या 25 पॉइंट समथिंग मीटर ऐसे ही है, 25 ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 26 मीटर है, तो ये स्पैन को लेना है। तो मतलब 26 इंटू 1000 कितना, 26,000 डिवाइडेड बाई कितना 350 करोगे आप, तो 350 करोगे तो कितनी आ रही है, देखो एक आ रही है 74 mm इससे आ रही है, और नेक्स्ट क्या थी 20 mm थी। यही मैंने बोला था ना कि स्पैन बाई 350 और 20 mm विच एवर इज लेस, वही वैल्यू आपको कंसीडर करनी है डिफ्लेक्शंस के लिए। तो इस स्ट्रक्चर्स के लिए मिनिमम डिफ्लेक्शंस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20 mm। हमारे पास कितनी आई है डिफ्लेक्शंस की वैल्यू, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो 21.112 mm, इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर अभी भी सेफ नहीं है, 1 mm इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशंस में देखो ये करना पड़ेगा कि कुछ नहीं, अगर यहाँ पर आपने बीम दिया है, अब इस बीम की साइज़ अगर आपने इन केस 300 इंटू 600 mm की दी है, तो उस जगह पर हटा के क्या करो कि बीम की डेप्थ थोड़ा इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। अगर 300 इंटू 700 mm का ले लो, तो देख सकते हो कि अगर उसके बाद एनालिसिस करो तो देखो आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि एक कॉल बीम आपने यहाँ पे दिया, सेकंड बीम और भी आपको ऐड करना पड़े, ठीक है। मैंने इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम आपको लेके दिखाई कि ऐसा नहीं कि अगर सेफ़ नहीं हो रहा, देखो 1 mm की वजह से सेफ़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में 20 mm मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउ है।
लेकिन आपकी आ रही है कितनी 21.112 mm। तो इस तरह से 1 mm के लिए जो भी हो, लेकिन इस तरह से डिफ्लेक्शन हम लोग को कंट्रोल करना है कि बीम की साइज़ को, आसपास की जो बीम है उसके डेप्थ को इंक्रीज़ करो, साइज़ को बढ़ाओ, या फिर स्लैब आपने जो प्रोवाइड किया है उसके थिकनेस को थोड़ा सा रिड्यूस करके देखो। तो उस तरह से करने के बाद फिर आपको एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करने के बाद फिर सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, इसी तरह की प्रोसेस, ठीक है। तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा। अब देखो एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि इन केस ऐसा होता कि आपको, देखो यहाँ पर ये जो है, ये हो सकता है कि इसी जगह पर आ रही हो, ये वाली जो कलर आ रही हो सकता है कि ये कलर इसी तरह की हो, तो मतलब हम समझ लेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस यहीं पर हो रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग आसपास का जो कॉलम है इसकी वैल्यू यूजेड की लेंगे, और इसके नज़दीक जो दोनों कॉलम उसमें से मिनिमम यूजेड की वैल्यू मैनेज करेंगे, और मैनेज करने के बाद हम लोग को चेक करना है कि डिफ्लेक्शंस कंट्रोल में है कि नहीं। तो ये डिफ्लेक्शंस ड्यू टू ग्रेविटी लोड से ही हम लोग चेक करते हैं, ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड की वजह से स्ट्रक्चर में क्या डिफ्लेक्शंस आ रही है। ये जो है स्पैन बाई 350 एंड 20 mm, ये सिर्फ क्या है, तो ये सिर्फ आरसीसी के लिए, आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए डिफ्लेक्शंस की वैल्यू है। ओनली फॉर ड्यू टू ग्रेविटी लोड, याद रखना मैं बोल रहा हूँ बार बार, ड्यू टू ग्रेविटी लोड मीन्स ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। आपको पता ही है कि डेड लोड क्या होता है, स्ट्रक्चर्स का डेड लोड क्या होता है। डेड लोड मैं आपको बता दे रहा हूँ लास्ट में। डेड लोड मतलब होता है सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर की जो आपकी सेल्फ वेट है। क्लियर। अब सेल्फ वेट कैसे निकालोगे, इनकेस ये स्लैब आपने दिया है, ठीक है, तो इस स्लैब की सेल्फ वेट कैसे निकालोगे। हमको पता है कि स्लैब में जो हम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं वो कितना प्रोवाइड करते हैं, तो वो अलाउ है 100 mm से लेकर 150 mm का थिकनेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब 4 से लेकर 6 इंच का प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यूनिट वेट ऑफ द आरसीसी लेना है। तो यूनिट वेट ऑफ द आरसीसी क्या होता है, 25 होता है, और अगर आप 150 लेके चल रहे हो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 15 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आपकी डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाएगी स्लैब की। क्लियर। अब लाइव लोड क्या होता है, तो लाइव लोड होता है दैट इज, ये स्लैब है, एक्सटर्नल लोड दैट कम ऑन द स्ट्रक्चर, जैसे फर्नीचर का लोड हो गया, मैन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ये सब क्या है, तो लाइव लोड है। तो इसकी वैल्यू हम लोग लाइव, देखो डेड लोड की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन लाइव लोड की वैल्यू हम लोग निकालते नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग को कोड फॉलो करना पड़ता, IS 875 पार्ट 2। ये कोड है जिसमें दिया हुआ है वैल्यू कि अगर आप रूम बना रहे हो तो रूम में लाइव लोड की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं हम लोग, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। अगर आप बालकोनी बना रहे हो तो बालकोनी में हम लोग 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकर चलते हैं। तो इसी तरह से ये वैल्यू जो दी हुई है वो आपको चेक करना है। जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो फिर हम लोग को कोड भी फॉलो करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट कोड ऑल्सो। बीइंग ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर you should respect the code, you should respect the design and you should respect the site, क्योंकि साइट पे भी क्या हो रहा है उसको भी आपको देखना है। तो अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर का मतलब है कि आपको तीनों चीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एक कोड की, कोड क्या कह रहा है, एक डिज़ाइन की, डिज़ाइन मतलब आपको यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट सॉफ्टवेयर्स, जिस सॉफ्टवेयर में आप एनालिसिस कर रहे हो, एंड थर्ड साइट, मतलब जो चीज़ आपने किया तो साइट पे वो चीज़ हो रहा है ना सही से। तो ये चीज़ होती है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, ये तीनों चीज़ों को आपको रिस्पेक्ट करके चलना है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर्स का डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, उसके साथ साथ वैल्यू कैसे ली जाती है कोड से, वो भी मैंने दिखाया आपको। जब मैं फ्री रहूँगा तो एक बार आपको मैं कोड भी रीड आउट करके बताऊँगा कि किस तरह से कोड से वैल्यू ली जाती है। देखो बहुत सारे कोड होते हैं, अब कोड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक छोटा सा मैं बस आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोड हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो एक होता है वो है IS 875 पार्ट 1। तो IS 875 पार्ट 1 जो होता है वो डेड लोड के लिए होता है,
वो क्या होता है डेड लोड के लिए। अब इसमें क्या लेते हैं हम लोग, इसमें हम लोग सिर्फ यूनिट वेट लेके चलते हैं स्ट्रक्चर की। जैसे आपने अगर स्लैब बनाया आरसीसी का, तो हमको देखना है कि आरसीसी की यूनिट वेट कितनी है, तो वो कोड में दिया हुआ है कि 25 है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कोड है। क्लियर। सेकंड IS 875 पार्ट 2 है। तो ये जो हम लोग लेते हैं वो है लाइव लोड के लिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया अभी। क्लियर। थर्ड है कोड, वो है IS 875 पार्ट 3, जो हम लोग विंड लोड के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, विंड लोड के लिए यही कोड अप्लाई की जाती है। उसके साथ साथ फिर IS 1893 है पार्ट 1। ये जो है वो है सेस्मिक लोड के लिए, मतलब अर्थक्वेक लोड के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारा है, जैसे कोड IS 13920 है। तो ये है डिटेलिंग के लिए, इस स्ट्रक्चर की डिटेलिंग जो साइड पे जाती है ना, GFC ड्राइंग, गुड फॉर कंस्ट्रक्शंस के लिए फाइनली, तो डिटेलिंग के लिए यही यूज़ की जाती है, IS 13920 यूज़ की जाती है। तो बहुत सारे कोड हैं, ठीक है ना, उस तरह से। अब स्नो लोड के लिए तो IS 875 पार्ट 4 यूज़ की जाती है। स्नो लोड के लिए, लोड कॉम्बिनेशंस के लिए IS 875 पार्ट 5 यूज़ की जाती है। तो अलग अलग बहुत तरह की कोड है। तो जब भी फ्री रहो तो कोड को ज़रूर पढ़ो, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू दैट। एंड इन इंटरव्यू ऑल्सो दे आस्क द क्वेश्चंस that will be related to the code. ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं एक नया टॉपिक लेकर के फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस जो भी मैंने आपको बताया, इसमें अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम है, डायरेक्टली मुझे मैसेज करना, आई विल क्लियर अगेन। ओके, थैंक यू।